तो जी अस्सलाम वालेकुम जी, हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम्स का। तो हमने उसे दो हेडिंग्स तो हमने पढ़ ली थी। अब नेक्स्ट फर्दर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ इसको। अगर आप लोग अपने उसमें देखें नोट्स में कि 1.3 हेडिंग से हम स्टार्ट करेंगे कि नाउ द कॉजेज ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल प्रॉब्लम्स, यानी कि मैनेजमेंट कंट्रोल जो सिस्टम्स हैं, डेफिनेटली देखें कोई भी चीज़ जो है ना वो परफेक्ट नहीं होती। हमें जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो हर जगह पे जो है ना वो मिलते हैं। अगर किसी चीज़ के कुछ फ़ायदे हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो है वो नुकसान भी होता है। तो मैनेजमेंट कंट्रोल की जो प्रॉब्लम्स है वो क्या है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। द कॉजेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन कैटेगरीज। तीन मेन कैटेगरीज में हम जो है वो जो कॉजेज हैं मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स के उनको हम कैटेगराइज करते हैं। नंबर वन इज लैक ऑफ डायरेक्शन। इसमें क्या है कि एम्प्लॉइज डू नॉट नो व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट फ्रॉम देम। इसमें ये होता है कि देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है, वो खुद अभी इतनी श्योर नहीं होती कि हमने करना क्या है। ठीक है, उसकी रीज़न ये होती है कि जो है ना वो पॉलिसी को इतनी अच्छी नहीं बनाई होती। ठीक है, उनको अभी या तो वो नए नए इस फील्ड में आता है, यानी कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी के जो ओनर्स होते हैं ना, या जो ट्रस्टीज होते हैं, या जो फंड्स देने वाले होते हैं, वो या तो ये है कि उस फार्मास्यूटिकल के बिजनेस में आते फर्स्ट टाइम है। ठीक है, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि कैसे काम करना है। तो डेफिनेटली जब उनको समझ नहीं आएगा, कोई प्रॉपर एसओपी नहीं बनेगा, कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं होगी, तो डेफिनेटली जो एम्प्लॉइज़ हैं वो भी मतलब इसी इसमें रहेंगे कि जी कैसे काम करना है, क्या करना है। इस तरह से उनको कोई डायरेक्शन जो है वो नहीं मिल रही होगी। इसके अलावा नंबर टू है मोटिवेशनल प्रॉब्लम्स। मोटिवेशन हमने डिटेल में पढ़ ली है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसमें थोड़ा सा है कि इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव डू नॉट नेचुरली कोइंसाइड। इंडिविजुअल्स आर सेल्फ इंटरेस्टेड, और उसके बाद है कि एम्प्लॉई फ्रॉड थेफ्ट आर द मोस्ट एक्सट्रीम एग्जांपल ऑफ मोटिवेशनल प्रॉब्लम्स। इसमें होता है कि देखें पहला पॉइंट जो है ना कि इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स डू नॉट नेचुरली कोइंसाइड। इसमें क्या होता है कि जब देखें मैं पहले पॉइंट से इसको कोरिलेट करूंगा लैक ऑफ डायरेक्शन। जब लैक ऑफ डायरेक्शन होगी ना, आपको पता ही नहीं होगा, कंपनी को कोई पॉलिसी नहीं होगी, कोई एसओपी नहीं होगा, तो डेफिनेटली वहाँ मोटिवेशन भी नहीं होगी। ठीक है, एम्प्लॉई भी जो है वो दिल से काम नहीं करेगा। एम्प्लॉई भी सिर्फ अपना फ़ायदा सोचेगा, वो कंपनी का फ़ायदा नहीं देखेगा। वो सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखेगा, वो कंपनी के फ़ायदे की तरफ जो है ना वो नहीं जाएगा। वो नहीं देखेगा कि कंपनी को मैं को फ़ायदा दे रहा हूँ या नहीं, वो अपने इंटरेस्ट की तरफ आएगा। दूसरा क्या होगा कि जब मोटिवेशन प्रॉब्लम, लैक ऑफ डायरेक्शन होगी, मोटिवेशन प्रॉब्लम्स होंगे, तो डेफिनेटली एम्प्लॉई जो है वो झूठ बोलना भी शुरू कर देगा, चोरी भी करना शुरू कर देगा, फ्रॉड करना शुरू कर देगा। ये सारी चीज़ें जो है वो होना स्टार्ट हो जाएंगी। और डेफिनेटली ऐसे इदारों में जो है वो ऐसा मसला मसाइल जो है वो होता है, और ये एक जेन्युइन सी बात होती है। ये मतलब एक आम कॉमन एग्जांपल है। किसी भी आप इदारे में चले जाएं जहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ ये चीज़ें जो है वो चलती हैं। उसके बाद नंबर थ्री है कि पर्सनल लिमिटेशन। पर्सनल लिमिटेशन क्या है कि दे मे बी कॉज्ड बाय लैक ऑफ requisite इंटेलिजेंस। ठीक है, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, स्टेमिना एंड नॉलेज फॉर टास्क एट हैंड। ठीक हो गया। और उसके बाद है कि सम जॉब्स आर नॉट डिजाइन प्रॉपर्ली। पर्सनल लिमिटेशन क्या होती है? नंबर वन क्या है कि लैक ऑफ requisite इंटेलिजेंस, के जो रिक्वायर्ड इंटेलिजेंस है। मसलन एक फार्मास्यूटिकल मैनेजर के लिए, जो फार्मास्यूटिकल मैनेजर की जो ड्यूटीज़ हैं, उसकी जो रिक्वायर्ड नॉलेज है, कितनी नॉलेज उसकी होनी चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना होना चाहिए, वो जब तक नहीं होगा तो डेफिनेटली ये एक पर्सनल लिमिटेशन है। आपको लिमिट कर दिया जाएगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते उस चीज़ को लेकर। उसके बाद है ट्रेनिंग। आपको ट्रेनिंग ही नहीं दी जा रही किसी भी चीज़ की। ठीक है ना, जैसे अब मैं लेट सपोज आपको मैं एक एग्जांपल अभी अपने इस सिनेरियो से दे रहा हूँ कि लाइक हम ऑनलाइन क्लासेस लेने के आदी नहीं थे। ठीक है ना, आप लोग आदी थे, सही, लेकिन हमने फिर भी थोड़ा सा एक इनिशिएटिव लिया कि चलें अच्छा ऑनलाइन सेशन की बजाय हम वीडियो रिकॉर्ड करके देखें। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें ट्रेनिंग से पता चली। हमें ये चीज़ ही नहीं, ये चीज़ बताई कि अच्छा जी ठीक है, अगर आप ऑनलाइन क्लास लेने में अगर इंटरनेट इश्यूज़ की वजह से अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप क्या करें, आप गूगल क्लासरूम का यूज़ करें, आप वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके भेज दें, यूट्यूब का इस्तेमाल कर लें। इस तरह होती है, क्योंकि बेसिकली उन्होंने हमें ट्रेन किया, और ट्रेनिंग अभी फर्दर वो हमें दे भी रहे हैं। तो ट्रेनिंग जब आपकी होती रहती है, आपको नई से नई चीज़ से आप मुतारिफ होते जाते हैं, और डेफिनेटली आपके जो आइडियाज़ हैं, आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी इनोवेशन है, वो डेफिनेटली बढ़ती जाती है, और मोटिवेशन भी आपको से मिलती है। नंबर थर्ड, एक्सपीरियंस। अब देखिए एक्सपीरियंस जो है ना, अगर आप एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, 10 सालों से लगे हुए हैं, और बस अपने आप को मतलब वैसे ही बस गुजार दिया आपने, तो वो आपका एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अगर आप 10 सालों में अगर आपने 3 या 4 कंपनियां स्विच की हैं, आपने 3-4 कंपनीज का एक्सपीरियंस लिया है, उसमें हो सकता है कोई लोकल कंपनी हो, कोई थकी हुई कंपनी हो, कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो, कोई बहुत अच्छी कंपनी हो,
तो वो आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस है, डिफरेंट एरियाज़ का एक्सपीरियंस आपको होगा। जैसे कि कराची की अगर हम बात करें, एक फार्मास्यूटिकल मैनेजर के लिए एक्सपीरियंस क्या हो सकता है कि एक मैनेजर है, उसने क्या किया, उसने जॉब स्टार्ट की जी सेंट्रल कराची से, ठीक है। अब सेंट्रल कराची में पहले वो काम करता था, फिर उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया मलीर में, फिर उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया क्लिफ्टन में, फिर उसका ट्रांसफ़र उन्होंने कर दिया इधर सदर टाउन में। तो कहने का मकसद है कि चारों डिफरेंट एरियाज़ हैं, ठीक है, चारों डिफरेंट एरियाज़ हैं, चारों जगहों का जो एक्सपीरियंस है, वहाँ के डॉक्टर्स मुख्तलिफ हैं, वहाँ के जो कस्टमर्स हैं, जो पेशेंट्स हैं, वो डिफरेंट है, उनका नॉलेज, उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, उनका जो कह लें कि जो जोग्राफिकली यानी कि डिफरेंट एरिया से लोग आए हैं सारा कुछ, तो वो एक डिफरेंट जो है वो एक्सपीरियंस आपको होता है। तो एक्सपीरियंस इस तरह से बड़ा मैटर करता है, ठीक हो गया। उसके बाद है स्टेमिना और नॉलेज फॉर द टास्क एट हैंड। स्टेमिना मतलब कि आप पे काम करने की कितनी हिम्मत है, आप कितना काम कर सकते हैं, कितनी मेहनत कर सकते हैं, और कितना नॉलेज है आपके पास उस पर्टिकुलर टास्क को लेकर, आप क्या कर सकते हैं। और उसके बाद है कि सम जॉब्स आर नॉट डिजाइन प्रॉपर्ली। कुछ जॉब्स जो है ना वो प्रॉपर्ली डिजाइन नहीं की जाती, उनका कोई एसओपी नहीं होता, जॉब डिस्क्रिप्शन ही नहीं होती, ठीक है। आप जब भी कहीं पे जब आपकी सिलेक्शन होगी, तो आप लोगों ने ये चीज़ एक ज़हन में रखनी है कि आप जब भी कोई फॉर्म साइन करने लगे उनकी जॉब के लिए या उस चीज़ के लिए, या आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, ये जो भी है, तो उसके ऊपर आप अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन या वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं या वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको पता हो कि आपने क्या करना है। क्योंकि अगर खुदा न खासा फार्मास्यूटिकल फॉर्म में आपसे कोई ऐसा काम कराया जाता है जो कि आपकी उस जॉब डिस्क्रिप्शन में या आपके उस अपॉइंटमेंट लेटर में नहीं लिखा होता, तो आप उस चीज़ को कह सकते हैं मैनेजमेंट के साथ कि जी मुझे जो अपॉइंटमेंट लेटर मिला उसके अंदर तो ये चीज़ है, हाउ कम आई हैव टू डू दिस। तो वो ये चीज़ होती है, इस वजह से इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सारे तीन प्रॉब्लम्स हैं जो बेसिकली मैनेजमेंट कंट्रोल के जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि देखे जाते हैं, जिनकी वजह से कंपनी जो है वो फाइनेंशियल लॉसेस की तरफ भी जाती है, जिनकी वजह से कंपनी की रेपुटेशन भी ख़राब होती है, और डेफिनेटली वो एक ऑर्गेनाइजेशनल फेलियर होता है, इंडिविजुअली भी और जारी बात ऑर्गेनाइजेशन का तो है ही है, ठीक हो। उसके बाद नंबर 4 है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मैनेजमेंट कंट्रोल। अब मैनेजमेंट कंट्रोल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट हम शुरू में पढ़ चुके हैं, ये एक पैराग्राफ जो है दोबारा एक ऐड किया, थोड़ा सा उससे हट के, तो इसका भी डिटेल मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। इसमें क्या है कि गुड कंट्रोल मीन द मैनेजमेंट कैन बी रीजनेबली कॉन्फिडेंट दैट नो मेजर अनप्लेजेंट सरप्राइजेस विल अकर. It must be future driven and objective driven. Out of control describes a situation where there is high probability of poor performance. देखिए गुड कंट्रोल मैनेजमेंट क्या होती है, इतनी कॉन्फिडेंट होती है कि जी कोई भी ऐसा अनप्लेजेंट वाकया नहीं होगा, कोई भी हमें जो है ना वो लॉस नहीं होगा, कोई भी ऐसा खुदा न खास्ता सरप्राइज हमें नहीं होगा, हम मतलब बिल्कुल ठीक चल रहे होंगे। फ्यूचर का एक प्लान उन्होंने बनाया होगा, उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई होगी, एक ऑब्जेक्टिव बनाया होगा, और जो है ना वो उनको पता होगा कि हमने किस तरह से अपनी चीज़ें आगे लेकर चलनी है, कि हमें सिर्फ प्रॉफिट हो, हमारी कंपनी की रिप्यूट भी बढ़े, और डेफिनेटली जो है ना हमारे प्रोडक्ट्स भी जो है वो और बढ़ें, आगे से आगे चले। तो ये बेसिकली एक अच्छी मैनेजमेंट की जो है ना वो निशानी होती है कि वो कॉन्फिडेंट होती है, और ये सारी चीज़ें कि फ्यूचर ड्रिवन होती है, ऑब्जेक्टिव ड्रिवन होती है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद है कि परफेक्ट कंट्रोल वुड रिक्वायर कंप्लीट एश्योरेंस that all physical control systems are foolproof and all individuals on whom the organization must rely always act in the best way possible. Perfect control क्या होता है कि जितने भी physical control systems हैं, ठीक है, आपके पास जितने भी employees हैं वो अच्छे तरीके से जो है ना वो कंपनी के साथ लॉयल हों, कंपनी के साथ अच्छे तरीके से काम करें, कंपनी को जो है वो फ़ायदा दें, और हमेशा अपने इंटरेस्ट के साथ साथ कंपनी के इंटरेस्ट को जो है वो पहले रखें। जब कंपनी के इंटरेस्ट को आप पहले रखेंगे तो कंपनी डेफिनेटली जो अच्छी मैनेजमेंट होगी वो अच्छे एम्प्लॉयज़ को रिटेन करेगी। तो देखिए एक कंपनी को पता होता है कि यार ये फलाना मैनेजर जो है हमारे लिए बड़ा अच्छा काम कर रहा है, हमारा बड़ा अच्छा एम्प्लॉय है ये, तो उसको तरक्की भी देगी, उसको वो नीचे, तो वो डेफिनेटली एक अच्छी जो है वो तरफ जो वो चीज़ जाएगी। उसके बाद है कि कंट्रोल लॉस इज़ द कॉस्ट ऑफ नॉट हैविंग अ परफेक्ट कंट्रोल सिस्टम। यानी कि कंट्रोल लॉस जो है ना वो बेसिक ये नहीं है कि आपके पास मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा नहीं है, तो हो जाता है बाज़ दफ़ा होता है कि कुछ मसले मसाइल हो रहे होते हैं। हमने शुरू में जब 5 मार्केटिंग प्रोसेस की बात की थी, अगर आप लोगों को याद हो, तो उसमें हमने बात की थी कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखे जाते हैं, ठीक है। मार्केटिंग रिसर्च जब हम कर रहे होते हैं तो हम क्या होता है कि हम देखते हैं कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आजकल क्या चल रहे हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, पॉलिटिकली क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा चल रहा है, कौन सी कंपनी जो है ज़्यादा हावी है, डॉक्टर्स किसको प्रेफर कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस किसको प्रेफर कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें। तो कंट्रोल जो है या कंपनी की जो पॉलिसी है या ये जो मैनेजमेंट सिस्टम है थोड़ा सा ऊपर नीचे जो है ना वो 19-20 होता है इन चीज़ों को लेकर, लेकिन अदरवाइज वो ठीक रहता है, अगर अच्छा हो तो वो सही रहता है। उसके बाद है कि
Optimal control can be said to have been achieved if the control losses are expected to be smaller than the cost of implementing more controls. Optimal control ये होता है कि कंट्रोल लॉस जो हैं वो कम हों कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग मोर कंट्रोल से। मसलन ये कि आपने कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च की है और आपने उसके लिए कोई भी पॉलिसी बनाई है, ठीक है, वो पॉलिसी बनाने से आपको कोई जो है ना वो जो नुकसान है वो कम हुए हैं और फिर उसी पॉलिसी को आप बाकी प्रोडक्ट्स की तरफ भी लेकर जाते हो, तो वो बेसिकली आप कह लो कि ऑप्टिमल कंट्रोल होती है। यानी कि उसमें ये होता है कि आप कहते हो कि यार अच्छा यार हमें 100 में से ना 70 जो है ना परसेंट वो हमें इसमें फ़ायदा है, 30% हमें नुकसान है। तो अगर ओवरऑल हम इसी पॉलिसी को लेकर चलेंगे तो ये हमारा 70 जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा 65 तक आएगा, इससे कम नहीं होगा। तो 65 35 दैट विल बी ओके। तो ऑप्टिमल कंट्रोल एक इस तरह के जो हम लॉन्ग टर्म के लिए चला सकते हैं। असेसिंग वेदर गुड कंट्रोल हैज़ बीन अचीव्ड मस्ट बी फ्यूचर ओरिएंटेड, ठीक है, नो अनप्लेजेंट सरप्राइज इन फ्यूचर ऑब्जेक्टिव ड्रिवन because the goal represent what the organization want, but still it is difficult and subjective to determine control as good। देखें, गुड कंट्रोल सिस्टम को अज्यूम करना कि भी गुड कंट्रोल सिस्टम चलता रहे, चल रहा है कैसे है, तो उसके लिए वो ऊपर दो बातें होंगी कि एक तो फ्यूचर ड्रिवन होना चाहिए कि आपका फ्यूचर का प्लान होना चाहिए कि भाई किस तरह से हमने बाकी अपने प्रोडक्ट्स को लेकर चलना है, और साथ ही साथ में आपके जो है ऑब्जेक्टिव ड्रिवन कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल और मिशन क्या है उसके मुताबिक आपको चलना है। लेकिन खैर जो भी है, इसमें ये होता है कि ये बेसिकली जो दोनों जो प्रोसेस हैं हमारे, ये दोनों प्रोसेस मुश्किल है। मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम जो है वो मुश्किल है। उसकी रीज़न क्या है, देखिए आपको एक सेट ऑफ मैनेजर्स मिले, ठीक है, वो बहुत अच्छे हैं, वो कंपनी के साथ चलते रहे, 3 साल चले, 4 साल चले, 4 साल कंपनी का प्रॉफिट होता रहा। फिर कुछ ऐसी अनप्लेजेंट चीज़ होगी, कोई मतलब उन एम्प्लॉई उन मैनेजर्स की कंपनी के साथ नहीं बनी, या मैनेजर्स को दूसरी कंपनी वालों ने अच्छे ऑफर्स दे दिए, या मतलब इस तरह से ये चीज़ें होगी, तो उसमें क्या होता है कि वो मैनेजर्स छोड़कर चले गए। अब जब वो छोड़कर चले गए तो डेफिनेटली कंपनी को उस चीज़ का लॉस है। कंपनी ने उनकी जगह कोई ऐसे लोग हायर कर लिए जो उनकी तरह एक्टिव नहीं थे, उनकी तरह मोटिवेटेड नहीं थे, फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं थे, तो डेफिनेटली कंपनी को लॉस हुआ। तो ओवरऑल ये बात हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम है वो एक डिफ़िकल्ट एक हमारे पास एक टास्क है, डिफ़िकल्ट एक सब्जेक्ट है, और इसको जो है ना वो बार बार जो है ना अपडेट भी करना पड़ता है, और बड़े ही इसको प्रॉपर तरीके से जो है ना वो लेकर चलना पड़ता है, तब ही जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो अच्छे तरीके से चलती हैं और सारा कुछ जो है वो प्रॉफिट की तरफ कंपनी जा सकती है, रेपुटेशन की तरफ जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इतना मुश्किल नहीं है, मतलब अगर आप इनकी डिटेल्स पढ़ें इतना मुश्किल नहीं है। आई होप कि आपको ये वीडियो में मेरी बातें समझ आ जाएगी, और ये है कि कोई प्रॉब्लम हो आप लोग डिस्कस करें, कोई ऐसा मसला नहीं है, इनको पढ़ें, और आई होप कि जो अल्फाज मैंने वर्डिंग जिसमें लिखी है इतनी कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप मेरा ये टॉपिक सुनेंगे, ये वीडियो लेक्चर सुनेंगे, तो उसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो बस आप अपने उससे एक पॉइंट ऑफ व्यू से उसे में रखते हुए बेशक अपनी वर्डिंग में इस पेपर में आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मेन मकसद ये है कि जो कॉन्सेप्ट है एक चीज़ का वो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो इंशाल्लाह ये है कि आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो फिर वो आपके लिए जो है ना कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है जी, थैंक यू।